ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दो। अच्छा, वकास भाई ने जो भेजा है डॉक्यूमेंट वो बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ना इसकी ज्योग्राफी से भी, यूरोप की ज्योग्राफी से भी थोड़ा सा, इंडिया और पाकिस्तान की ज्योग्राफी से थोड़ा सा लिंक रहें। तो उस लिंकेज को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ। तो ताकि आपको चीजें सही तरीके से क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सजावल भाई, आप सुनाए, ठीक है, खैर खैरियत। स्टूडेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर लगा हुआ है पॉपुलेशन वेलफेयर में। अच्छा, तो उसी सिलसिले में ना हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, तो ताकि मैप से आपको चीजें जो है ना क्लियर रहें। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है। अच्छा, तो मैप में जी हम पाकिस्तान को तो अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, ये हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बारे में मैंने बहुत बारी आपको बताया है कि ये आपका सिंध हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका केपीके हो गया, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है जी। तो अब इसके बाद ना आपने ये बाउंड्री लाइंस की बात हो रही है, तो बाउंड्री लाइंस भी हम ड्रॉ करेंगे, कुछ थोड़े से एरियाज भी हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया जी। अब मैं यहां से कहता हूं, ठीक है जी। उसके बाद अब आपका ये जो है जे एंड के है, और इस जे एंड के ऊपर यहां पर अक्साई चिन्ह एक एरिया है। ये मैं लिख देता हूँ, पी से पंजाब, के से केपी के, बी से बलोचिस्तान, और एस से सिंध, ठीक है जी। और जी बी से गिलगित बल्तिस्तान, और ये ए एस से अक्साई चिन्ह, और जे के से जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो पंजाब का जो एरिया है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, पंजाब का। और सिंध का है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। और केपीके का जो है, केपीके का जो एरिया है आपका, पहले था 74,521,
ठीक है जी। इसमें प्लस 27,220 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें स्क्वायर किलोमीटर फाटा का एरिया ऐड हुआ है। फाटा, फाटा जिसके अंदर 7 एजेंसियां थी, वो ऐड हुआ, तो फिर ये टोटल बन गया 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद आपका बलूचिस्तान का एरिया है 3,47,000। ठीक है जी। उसके बाद आपका जी जीबी का एरिया है गिलगित बल्तिस्तान 77,277 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद आपका A&K आजाद कश्मीर का 13,297 किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये कुछ एरिया हैं, और पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है हमारे पास? ऑफिशियली 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसमें गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर ऐड करें, प्लस कर दें जीबी प्लस A&K, तो ये हमारे पास कितना बनता है? 8,81,000 समथिंग बनता है। ठीक है जी। तो ये है। अब जहां तक इसके बॉर्डर की बात आ जाती है, तो इसका ये वाला जो बॉर्डर है, इसे हमने कह दिया रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, ये ना अब बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं, तो इंशाल्लाह इनके डीप कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, रेड क्लिफ लाइन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये रेड क्लिफ लाइन, सर सिरल रेड क्लिफ जो कि एक लायर थे, 1947 में एक बाउंड्री कमीशन बना था, जिसके जिम्मे ये था कि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज और हिंदू मेजोरिटी एरियाज के दरमियान लाइन लगा दे। ठीक है जी। और जो कि इस तरफ पंजाब था और उस तरफ बांग्लादेश था, बंगाल था उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरफ की लाइन को भी जो है वो हम क्या कहते हैं जी? रेड क्लिफ लाइन। और उस तरफ की लाइन को भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते थे। दोनों तरफ ये रेड क्लिफ लाइन थी। और टोटल जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये रेड क्लिफ लाइन जो है, ये रेड क्लिफ लाइन 1640 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर किलो इस तरफ है। ठीक है जी। और 740 किलोमीटर कंट्रोल लाइन। ठीक है जी। और ये ड्यूरेंट लाइन जो है 2,430 किलोमीटर, 1893 में। और ये जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, 523 किलोमीटर। ठीक है जी। और जो है वो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर कितना है? 909 किलोमीटर। 909 किलोमीटर जो है वो किसके साथ है? ईरान के साथ बॉर्डर है। इधर आपने ज्वाइन किया हुआ था। हाँ, वो मैं लेट था, मेरे को अच्छा। तो जो है ना, 909 किलोमीटर ये है एरिया। तो ये कुछ एरियाज हैं आपके, तो ये आपको वैसे याद होने चाहिए, लेकिन हम इसको ब्रॉडली कैसे जोड़ेंगे? ब्रॉडली इसको इंशाल्लाह ये चीजें तो आप मेमोराइज कर लें। ठीक है जी। अब इसके साथ आज एक चीज और जोड़ेंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी भी आपको कराया हुआ है, और इसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि इधर कितने दरिया हैं जी? इधर कितने वो हैं? सिंध में कितने दरिया हैं? 4। इधर कितने हैं? 5। और इधर कितने हैं जी? 7। और इधर कितने हैं? 8। 4, 5, 7, 8। ठीक है जी। और टोटल रिवर्स कितने हैं? 24।
ठीक है जी, 4 5 9 9 और 7 16 और 8 24 रिवर्स टोटल है। तो ये सारे सवाल आते रहते हैं। अच्छा, आज हम थोड़ा सा इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड हम ये करेंगे कि यार इंडिया को आज थोड़ा सा हमने समझना है। तो इंडिया को समझने के लिए इसकी तस्वीर आप बना दो यार, तक मुझे ये एरिया चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब ये जी आपके पास आता है, आप, मैं उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें, उसके अलावा भी हमने क्या किया है, 3 डिवीजन 9 डिवीजन, और उसके बाद 7 डिवीजन 7 डिवीजन 7 डिवीजन, उसके बाद 14 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद 30 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट 35 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी हमने जो है इस तरीके से जब बनाकर लिखोगे तो आपको हर चीज ही ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, भूलेगी नहीं। 4 5 7 8, ठीक है जी। 3 3 3 3 दरब करो, जो 9 बन गया, और फिर जो है चलो ये दोनों का तो हो गया ना, फिर बाकी क्या है जी, 7 7 7, तीनों 7 7 7। ठीक है जी, दरिया 4 5 7 8। ठीक है जी। एरिया थोड़ा सा बस मुश्किल है, हल्का फुल्का। अच्छा, और ये अक्साई चीन का एरिया। अच्छा, इंडिया ना, अब चलो हम इस बात को बाद में करेंगे जब हम कश्मीर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ना थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ रहे हैं, या आज का हमारे टॉपिक का नाम होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडो पाक। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है जी, आप क्या लिखोगे, हेडिंग क्या दोगे आज के टॉपिक को, और आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो हौसले निकाल के बैठने हैं, थकन शकन को खत्म करके बैठना है, और सुकून से बैठना है, परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, और अकेला नहीं खाना। ठीक है, ये जी हमारा गुजरात का रीजन बना, और ये गुजरात के रीजन के बाद ये हमारा बना जी इंडिया। ये हमारा बन गया बांग्लादेश। अच्छा, अब ना पहले नॉर्मली नॉर्मली हम देखते हैं क्या है। नॉर्मली हमने देखा कि ये गुजरात है, ये इंडियन सिंध के इस तरफ क्या है, गुजरात। इतना की याद कर लेना, गुजरात, जहां पर क्या हुआ, पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था गुजरात में, मोहम्मद अली जिन्ना का बाप, यहीं से था ना, गुजरात से। गांधी भी कहाँ पैदा हुआ था, यहाँ पर। मोदी भी कहाँ का है, यहीं का है, गुजरात, जहां पर गांधीनगर है। ठीक है, एक एरिया गुजरात। तो गुजरात जो है ये, और इधर जूनागढ़ एक स्टेट भी है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। इस जगह पर पाकिस्तान क्या क्लेम करता है कि ये उसकी स्टेट है, और सिंध से उसका फासला कितना है, 300 किलोमीटर। ठीक है जी, 300 किलोमीटर। अच्छा, अब पंजाब का आधा हिस्से तक यहां पर ये क्या है जी, पता है, राजस्थान। जहां से भाई आप, राजस्थान, ठीक है जी, आधे हिस्से तक क्या है जी, राजस्थान। और राजस्थान के ऊपर यहां पर हमारे इस जगह पर ये क्या है जी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के इस तरफ जो है ये क्या है जी, अमृतसर। ठीक है जी, ये अमृतसर, ये, और यहीं पर है करके ओकाड़ा से इस तरफ, पाकिस्तान में इधर ओकाड़ा, ओकाड़ा के इस तरफ फिरोजपुर,
जहां से हम हैं बेसिकली, ठीक है जी। और इसके इस तरफ क्या है जी, हरियाणा, जहां पर पानीपत का मैदान है? अच्छा, उसके बाद इस तरफ क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है किसका, इंडिया का। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के बाद यहां पर है दिल्ली, है? दिल्ली के बाद ये दिल्ली, उत्तराखंड है, उत्तराखंड खुद स्टेट है, उत्तराखंड खुद स्टेट है। उसके बाद ये जो है उत्तराखंड के बाद यहां पर इस तरफ क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें कौन कौन से इलाके मशहूर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, आगरा, है, इलाहाबाद, है ना, ना बहुत इस तरफ है, गलत दिखा दिया। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये आपका हो गया बिहार, ठीक है जी। ये बिहार, ये एरियाज आपने याद रखने हैं। ये आपका कौन सा एरिया है, अब मैं एरिया थोड़ा कम कर देता हूँ, चलो बिहार। और बिहार क्या मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चलो ये सिर्फ मेन डिस्ट्रिक्ट पटना, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई पूना, वो वही यही है, बिहार में है पटना, ठीक है जी। उसके बाद जो है बंगाल, उसके बाद ये बंगाल। अच्छा, और बंगाल को आपने थोड़ा सा, बंगाल के रीजन लाजमी याद रखने हैं। और बंगाल के कौन कौन से रीजन हैं, आज वाले सिर्फ रीजन में एक तो आपने याद रखना है, चलो अच्छा, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, चिटागोंग, हुगली, ढाका, खुलना, है खुलना। ये एरिया आपने, इसको याद करने का आप क्या तरीका है, इसको याद करने का यह तरीका है, बार बार ये मैप देखना है। जब जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ रहे हैं, ये मैप को आपने बार बार देखना है। उसके बाद असम, ठीक है जी, असम के अंदर क्या है जी, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल के एरिया के ऊपर हल्की सी बात हम कर रहे हैं ना, आप लिखो जो बात मैं कर रहा हूँ वो कर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। किसी दौर में जो है ना कुछ था इस तरह का, मिजोरम, ठीक है जी, और सिक्किम, और अच्छा ये बिहार हो गया। और बिहार और उड़ीसा, ये क्या है जी, उड़ीसा, उड़ीसा का एरिया। बिहार और उड़ीसा के दरमियान क्या है, झारखंड, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के दरमियान क्या है जी, झारखंड। और बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड, और इनके इस तरफ क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और इस तरफ आपके क्या है, दिल्ली से इस तरफ आगरा है, आगरा। तो ये आपने इन जगहों को देखते रहना है। अच्छा, उसके बाद आप जी गुजरात भी आ गए, ये गुजरात हो गया हमारा। और गुजरात के ये इस तरफ, अब अच्छा चलो ये वाले, हाँ ये वाला जो है ना हमारे पास दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। और आज यहां पर क्या है, तेलंगाना स्टेट। और इस तरफ करके क्या है हमारे पास, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। और दो चीजें मैंने, और इस तरफ जो है बेरार स्टेट, बेरार स्ट्रेट। और इस तरफ जो है मुंबई से नीचे, मुंबई भी अंदर, ये सारा महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। ये मराठी बोलने वाले लोग जो है, मराठी बोलने वाले लोग, महाराष्ट्र, बॉम्बे वाला रीजन। अच्छा, और इधर इस तरफ एक है कार्नेटिक, कार्नेटिक, कार्नेटिक प्रोविंस। और इस तरफ कार्नेटिक प्रोविंस के यहां पर इस तरफ करके ये क्या है जी, मद्रास। ठीक है, बॉम्बे से जो है मद्रास, उसके बाद यहां पर कालीकट, और यहीं पर करके गोवा, गोवा। अच्छा, और इन दोनों के दरमियान तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कौन सी, बीजापुरी और गोलकंडा स्टेट, और नीचे क्या था, विजयनगर। और ये आजकल जो मॉडर्न आपका दौर है, उस मॉडर्न दौर में आज ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये वाली जो जगह है इसको केरला कहते हैं, ये वाली जो जगह है इसको तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु की स्टेट है, तमिलनाडु की स्टेट है। अच्छा, और तमिलनाडु की स्टेट के बाद इस तरफ आंध्र प्रदेश है, और इस तरफ तेलंगाना स्टेट है। ठीक है जी, तो ये जो है ना, और उसके बाद कालीकट हो गया, हुगली हो गया, और उसके बाद जो है कोचीन हो गया, कोचीन, इस तरफ एक कोचीन। अच्छा, कोचीन का एरिया। अच्छा, अब एक आपकी ड्यूटी नंबर 1 ये हो गई कि और कोई स्टेट बतानी है, और बस बहुत है, ठीक है। ये दिल्ली किसमें आता है, स्टेट में आता है? दिल्ली खुद ही स्टेट है, दिल्ली कैपिटल है, फेडरल टेरिटरी है। जैसे हमारा इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, एक फेडरल टेरिटरी है। 906 किलोमीटर उसका, 906 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, वो किसी सूबे के अंडर नहीं आता। अच्छा, अब इसकी तस्वीर बनाओ, और मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ये सारे एरियाज को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कम कर लोगे। ठीक है जी, चलो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, अच्छा, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि एक थी रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक 509 बीसी में लुकियास ने फाउंड आउट की थी। उसके बाद जूलियस सीजर उसका पेनल्टीमेट रूलर था, यानी सेकंड लास्ट रूलर था। उसके बाद उसका लास्ट रूलर था अगस्तियस सीजर, जिसने 27 बीसी में इस जो रोमन रिपब्लिक थी, इसको रोमन एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया 27 बीसी में। और ये जो रोमन एम्पायर थी, ये 395 एडी में दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हमने कह दिया था बैजेंटाइन एम्पायर, और वो बैजेंटाइन एम्पायर प्रेजेंट डे अनातोलिया, ये जो तुर्की का रीजन है, और ये जो ईरान का रीजन है, इराक का रीजन है, अनातोलिया का रीजन है, और शाम का रीजन है, फलस्तीन का रीजन है, इसमें हुकूमत करती थी। और यूरोप का कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कॉन्स्टेंटाइन वन ने स्टैब्लिश किया था, इस वाले रीजन पर। और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो ब्रेक हो गई थी, और एडवर्ड गिबन ने कहा है कि ये ब्रेक जो है वो 476 में हो गई थी। ठीक है जी, अपनी किताब फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर,
उसके बाद हमने देखा कि अनातोलिया के रीजन पर सल्जूक तुर्क्स आ गए। उन सल्जूक तुर्क्स ने अलप अरसलान की क़यादत में सेकंड क्रूसेड वॉर 1147 से 1150 में हलब से, हुम्स से, शाम से, यानी ये शाम के इलाके हलब हुम्स जो हैं, यहां से नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो सुसर था वो, और उधर से सल्जूक सुल्तान अलप अरसलान, इन दोनों ने मिलकर जो है पॉप इनोसेंट के खिलाफ सेकंड क्रूसेड वॉर लड़ी। यानी इस अनातोलिया वाले रीजन में सल्जूक तुर्क्स ने अपनी मोनोपोली या अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कायम कर लिया, और उसके बाद इस सल्जूक तुर्क्स को रिप्लेस कर लिया ओस्मान तुर्क ने, जो काई ट्राइब से ताल्लुक रखते थे, बेलिक लोग थे। उन काई ट्राइब ने, ओस्मान अंपायर ने 1299 में इस रीजन को कर लिया। उसका जो ओस्मान अंपायर का जो रूलर था सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसने 1453 में 29 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो शहर है, इसको फतह कर लिया। और वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल, हमने, अगर मैं हल्का सा इधर से ड्रॉ करूं, ये मेरे पास अनातोलिया है, ये मेरे पास जो है इस्तांबुल है, और यहां पर मेरे पास नीचे जो है सारा, यहां पर मेरे पास नीचे सारा शाम, इराक, सीरिया, और ये मेरे पास उधर से नीचे जो है अरेबियन पेनिनसुला, तो, और ये मेरे पास रेड सी। ठीक है जी। अब इस पूरे के पूरे रीजन के ऊपर किसका कंट्रोल है? यानी रेड सी के रास्ते जो भी ट्रेड आएगी उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? उसके ऊपर ओस्मान तुर्कों का कंट्रोल है, क्योंकि उन्होंने जो उनकी 1400 साल से कायम एम्पायर थी, जो रोमन एम्पायर थी, उसको खत्म कर दिया था। वो 1453 में उसका नामो निशान खत्म हो गया था, और ये लोग उठकर चले गए थे इटली के शहर वीनस और जिनीवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में, और इन्होंने जो है वहां पर जाकर तिजारत शुरू की। और ये तिजारत कैसे करते थे? इंडिया से, आप अगर इंडिया की पोजीशन देखो तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया को और साउथ वेस्ट एशिया को, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया एज वेल एज यूरोप। तो ये यूरोप के दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस कनेक्शन की वजह से, इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। उसके अलावा इंडिया एक प्रोड्यूसिंग कंट्री था, तो इंडिया की प्रोडक्शन की जो काबिलियत है पहले नंबर पर वो, दूसरे नंबर पर ये जो ट्रेड रूट है, यहां से लेकर जमीनी रास्ते से, यहां से ट्रेड जो है कहां पर जाती थी? इस्तांबुल में, और इस्तांबुल से आगे वीनस और जिनीवा के जो ताजिर हैं वो बाकी यूरोपियन ममालिक को क्या करते थे? ट्रेड करते थे। क्योंकि अब इस पूरे एरिया पर किसका कंट्रोल आ गया है? उस्मानी तुर्कों का। तो ये उस्मानी तुर्क्स जो हैं, ये जो भी यहां से माल जाता था उसके ऊपर 10 गुना क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। और यूरोप के अंदर पहले ही गुर्बत का आलम था, उस गुर्बत के अंदर मजीद इन्होंने वैल्यू ऐड कर दी, अब 10 गुना उसके ऊपर। तो when there is a necessity there is an invention, necessity is mother of invention। तो जरूरत महसूस की गई किस चीज की? इन्वेंशन की। तो पॉप निकोलस 5, जो पॉप, अब हमने बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया कि 800 एडी में चार्ली मैग्ने, हु वाज द फ्रैंकिश किंग, ठीक है जी, हु एस्टेब्लिश हॉली रोमन एम्पायर, जो है उसने हॉली रोमन एम्पायर 800 एडी में एस्टेब्लिश किया। और वो हॉली रोमन एम्पायर जो है वो क्या कर रहा था? डार्क एजिस की वजह बन रहा था यूरोप में, क्योंकि वो हॉली रोमन एम्पायर क्या कर रहा था? जैसे आज हमारे पाकिस्तान की हालत है, इंडिया की या मुसलमानों की ओवरऑल अगर हम हालत देखें, तो जैसे आज हमारी हालत है, उस टाइम पर यूरोपियंस की हालत ऐसी थी कि यानी वो हर, यानी कहने का मकसद है कोई लिक्विड का कलर तब्दील हो गया तो उन्होंने फौरन कहना शुरू कर दिया ये तो जीसस क्राइस्ट ने किया है। जैसे आज हम कहते हैं वो जी आसमान पर अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये तो जी ये हो गया, वो हो गया, ये आलू में से अल्लाह निकल आया, रोटी पे अल्लाह हो गया। तो उस वक्त उनकी भी यही हालतें थी। उनका जो पॉप था वो उनको कंट्रोल किया हुआ था। अगर कोई बात भी कोई करता था उसको विच डिक्लेयर कर दिया जाता था अगर औरत होती थी, और उसको मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था।
तो हॉली रोमन अंपायर के कंट्रोल में सब कुछ था। तो हॉली रोमन अंपायर जो था उसका 1453 में, जो 1454 में कौन था जी? पॉप निकोलस फाइव। पॉप निकोलस फाइव। पॉप निकोलस फाइव ने कहा कि भाई अब अटलांटिक ओशन में, अब इस तरफ है हमारा यूरोप और यूरोप के इस तरफ है अटलांटिक ओशन, कि भाई अब इस अटलांटिक ओशन से एक्सप्लोरेशन करके कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि हम यहां से जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका से, यहां से यूरोप से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए ये यहां पर आए। ठीक है जी, कोई इस तरह का। इस गर्ज से पुर्तगालियों ने क्या किया जी? पुर्तगालियों ने शिप्स बनाए, बड़े बड़े शिप्स बनाए। पुर्तगालियों ने बड़े बड़े शिप्स बनाए और उन्हें जिम्मेदारी दी निकोलस फाइव ने। पॉप जो निकोलस फाइव है उसने उनको जिम्मेदारी दी कि भाई यहां पर अब बड़े बड़े शिप्स इस्टेब्लिश करो ताकि जो है वो नेविगेशन कर सकें। ठीक है जी, पुर्तगाल को क्या मिल गई? जिम्मेदारी मिल गई। ये बात हमने अब इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है उसका एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर, ये बात अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक हो गया कि क्या, क्योंकि उस्मानी उनको इधर से तिजारत अब नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने रूट चेंज करना है। तो उसके लिए, क्योंकि खुले समंदर में तिजारत करना, खुले समंदर में नेविगेशन करना अभी पॉसिबल नहीं है। खुले समंदर में जहाज डालना, क्योंकि जहाजों की कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास वो उस तरह के जो है नेविगेशन टूल्स हैं, ना उस तरह के कंपासेस हैं कि वो ओपन जो है सी है या ओपन ओशन है उसमें जो है वो ट्रेड कर सके, उसमें जो है फ्ली कर सके, उसमें जो है ना घूम फिर सके। अभी वो कोस्ट टू कोस्ट मूव करते हैं, लैंड टू लैंड मूव करते हैं। ठीक है जी, यानी मंबासा सी पोर्ट से होते हुए, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग पोर्ट से होते हुए, उसके बाद अंगोला नामीबिया से होते हुए, अंगोला से होते हुए, कैमरून से होते हुए, उसके बाद गाना से होते हुए, बेनिन से होते हुए, सिरिलियोनी से होते हुए, मोरक्को से होते हुए, और उसके बाद जिब्राल्टर से होते हुए स्पेन में। इस तरीके से अभी वो पोर्ट टू पोर्ट मूव करते हैं, पोर्ट टू पोर्ट, ताकि जो है, क्योंकि ओपन सी में जो है या ओपन समंदर में गुम होने का खतरा है, जहाज के डूबने का खतरा है, तूफानों का खतरा है। और अटलांटिक ओशन कंपैरेटिवली, बहरे ओकेयानूस जो है, अटलांटिक ओशन कंपैरेटिवली इजीली नेविगेबल है, लेकिन पैसिफिक ओशन जो है उसके अंदर जो है सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है जी, कोस्ट टू कोस्ट ही मूव किया जा सकता है। ठीक है जी, तो अब ये कोस्ट टू कोस्ट मूव करते करते जो है किसको जिम्मेदारी मिल गई है जी? पुर्तगाल को। पुर्तगाल को क्रिश्चियन जो पॉप है उसने जिम्मेदारी दे दी है क्रिश्चियन डॉम, क्रिश्चियन फ्लैग, क्रिश्चियन डॉम फ्लैग को, क्रिश्चियन फ्लैग को क्या कहते हैं? क्रिश्चियन डॉम जो है किसको दे दिया जी? पुर्तगाल को दे दिया है। और पुर्तगाल का जो हेनरी जो 8 है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई आपने अब जो है अटलांटिक ओशन में नेविगेशन करनी है। तो अब जी पुर्तगाल सबसे पहले 1492 में पुर्तगाल की कौन सी होती है जी मलका? 1492 में, 1492 में होती है इजाबेला और किंग फर्डिनांड। इजाबेला और किंग कौन है? ये क्वीन है और किंग कौन है? फर्डिनांड। ये हाउस ऑफ कैस्टिल का है और ये हाउस ऑफ लुइस का है। यानी ये जो है पुर्तगाली मलका है और ये जो है स्पेनिश किंग है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का अमेजा है। और इन्होंने अभी फॉल ऑफ ग्रेनाडा किया है, मुसलमानों को स्पेन से निकाल दिया। ठीक है जी, 1492 में जो आइबेरियन पेनिनसुला है, स्पेन और पुर्तगाल से मिलकर जो बना हुआ पेनिनसुला है, इससे इन दोनों ने मुसलमानों को पाक कर दिया। तो ये पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक विक्ट्री के तौर पर माने जाते हैं, इसलिए क्रिश्चियन डॉम इनके हाथों में दे दिया गया है। और इन दोनों ने जी क्रिस्टोफर कोलंबस को क्या कहा है? क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा है कि भाई इंडिया का सी रूट ढूंढो। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटालियन नेविगेशन है, एक्सप्लोरर है,
ठीक है जी, इटली से है वो। इन दोनों के कहने पर किधर चला गया जी, ढूंढने चला गया। अब खैर उसने तो अमेरिका ढूंढ लिया, दैट इज नॉट आवर टॉपिक, और वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इट वेरी ब्रीफली एंड वेरी एक्सप्लेनेटरी मैनर। तो हमने ये तो बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया। तो हमारा अब प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, 1498 का एक्सपीडिशन। 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर है, वो केप ऑफ गुड होप के जरिए, थ्रू केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका फाउंड अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद को, अब्दुल माजिद कौन है, अब ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है जी। अब वो ये आपका मोरक्को है, मोरक्को से ये आपका स्पेन और पुर्तगाल है। वो ये यहां से पुर्तगाल से वो यहां से आता हुआ, ऐसे आता हुआ, यहां से ऐसे होता हुआ अब यहां पर आ जाता है। अब यहां पर आ जाता है, केप ऑफ गुड होप पे आ जाता है। इस केप ऑफ गुड होप से फिर वो आगे यहां से होता हुआ यहां तक पहुंचता है। अब यहां पर उसे एक पायलट मिलता है मुसलमान अब्दुल माजिद, जिसका डेली रूटीन का काम होता है इंडिया के अंदर जाने का। तो उसको वो यहां से यहां तक का रास्ता बता देता है और वो उसे ले जाता है किंग जामुरिन के पास। और ये किंग जामुरिन जो है ये आदिल शाही डिनासिटी का बंदा है। अच्छा, अब 1498 में पुर्तगाल ने इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया थ्रू केप ऑफ गुड होप, उसका सी रूट फाउंड आउट कर लिया। यानी उनका जो एक कंसर्न था कि उन्हें मेडिटेरेनियन में वीनस और जेनीवा के ताजरों की मोनोपोली से उधर कर, क्योंकि यहां पर इस तरफ एक इटालियन पेनिनसुला है और इस इटालियन पेनिनसुला के पास पूरी की पूरी मेडिटेरेनियन कोस्ट है। तो ये मेडिटेरेनियन के ऊपर इसकी मोनोपोली चलती है। और ये जो ग्रीक, जो रोमन एम्पायर से आने वाले लोग थे, जो बैजेंटाइन एम्पायर से आने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपनी मोनोपोली कायम कर ली थी इधर, ठीक है जी। और ये मैं बड़े अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर चुका हूं कि कैसे उन लोगों के जरिए से यूरोप में रेनाइसेंस आना शुरू हो गया, किस तरीके से उन लोगों ने आकर रीबर्थ ऑफ लर्निंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पॉप को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि ये तुम केड़े काम लगे हुए हो, हम भी ईसाई हैं, हम तो नहीं इस तरह की हरकतें करते, हम तो साइंस को वेलकम करते हैं, हम तो न्यू इन्वेंशन को, न्यू चीजों को हम तो वेलकम करते हैं, ये आप लोग कैसे लोगों को इस तरीके से कर सकते हो। फिर उसी दौर में आपके सामने आपको आते हुए नजर आएंगे आइजैक न्यूटन, गलीलियो गलीली, ठीक है जी। उसके बाद जोहानस गटनबर्ग, उसके बाद आपको लिटरेचर नजर आएगा, और वो लिटरेचर मैंने इस तरीके से, एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ठीक है जी। उसके बाद मार्क टिवेन, उसके बाद जो है आपको शेक्सपियर, ठीक है जी, शेक्सपियर जैसे जो है लोग नजर आएंगे। फिर उसके बाद जॉन मिल्टन जैसे लोग नजर आएंगे आपको, यानी जो लिटरेचर में काम हुआ। उसके बाद जो है आपको वो लियोनार्डो डा विंची, ठीक है जी, मिचेल एंजेलो, रैम्ब्रेंट रेंजिन, पैब्लो पिकासो, ठीक है जी, इस तरह के पेंटर्स नजर आएंगे आपको, ठीक है जी। यानी डिफरेंट जो है वो लोग इधर जाकर रिवाइवल कर देंगे। और उसी का एक पार्ट ये है कि सी रूट फाइंड आउट करना, और वो उन्होंने सी रूट क्या कर लिया है जी, फाइंड आउट कर लिया फाइनली। और वो कहां पर पहुंचा है जी, कालीकट पे पहुंचा है, कालीकट पे पहुंचा है। वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा है, ना कालीकट पे, ठीक है जी, कालीकट पे पहुंच गया। अब जी केप ऑफ गुड होप से होता हुआ अब्दुल माजिद के जरिए से किंग जामुरिन, जो आदिल शाही डिनासिटी, अब यहां पर सबसे पहले कौन पहुंच गया जी, और इसने ये 3 शिप्स लेकर आया था वास्को डी गामा, 3 शिप्स,
डी गामा। वास्को डी गामा 3 शिप्स लेकर आया था और 60 टाइम्स अर्न प्रॉफिट। 60 गुना उसने प्रॉफिट जो वापस गया तो 60 गुना प्रॉफिट लेकर गया। फिर उसके बाद 1501 में वापस आया। ठीक है जी। फिर उधर के किंग ने जरूरत महसूस की, ठीक है जी, जरूरत महसूस की कि यार कि हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पर कोई ना कोई जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इनसे बात करे, जो इनसे मामलात को डील करे। तो उसने किसको भेजा जी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है जी। ये 1505 से लेकर 1509 तक रहा। उसके बाद 1509 में कौन आ गया जी? अल्फांसो डी बुर्के। अल्फांसो डी बुर्के जो है कहां पर आ गया जी? अल्फांसो डी बुर्के 1509 में दूसरा गवर्नर बन गया। अब ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये आप फ्रांसिस अल्मेडा लिख लोगे, अल्फांसो डी बुर्के भी चलो लिख लो। ये 2 गवर्नर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आए। इन्होंने किया क्या? ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात समझो, हमने ये समझ लिया कि ये लोग क्यों आए हैं, तिजारत करनी है इन्होंने। ठीक है जी। अब तिजारत के लिए बेहतरीन जगह कौन सी होती है? कोस्ट लाइन। तो इन्होंने कोस्ट लाइन के करीब जो है कालीकट के मकाम पर इन्होंने कर लिया। अब उसके बाद ये अल्फांसो डी बुर्की जो है ये 1509 से लेकर 1513 तक रहे और इन्होंने 1510 में गोवा एक्वायर कर लिया और 1961 तक पुर्तगीज की कंट्रोल में रहा गोवा। ठीक है जी। अब इन्होंने गोवा जब कंट्रोल किया, अब मैं बात बता रहा था आपको कि ये क्या वजह है कि इन्होंने कर लिया जी। असल में रोला ये था कि अब अगर आप ये वाला टाइम पीरियड देखो 1509 1500 ये, तो ये इस टाइम पर अभी तक जो है क्या है? दिल्ली सल्तनत है और इब्राहिम लोदी है। और इब्राहिम लोदी का बड़ा ही वीक कंट्रोल है ऑन इट्स इंपायर। वीक कंट्रोल क्या, यहां पर तो उसकी कुछ है ही नहीं ना, नीचे तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पर है। और यहां पर तो फ्यूडलिज्म है, लोकल रूलर है, आदिल शाही डिनासिटी है, मराठे हैं और गोलकंडे हैं, बिरार हैं। ठीक है जी। यानी ये लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं। ठीक है जी। मराठे आपको बताता हूँ, वो आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की पिंडारी वाली। कौन सी है पिंडारी वाली मूवी? कौन सी है वकास भाई पिंडारी वाली मूवी? वो उसकी जरीन खान वाली जो है, वीर 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 वीर। हाँ वीर, वो जो मूवी है उसमें जो पिंडारी है, पिंडारी वो ही है ये इस एरिया में। ठीक है जी। बड़े बड़े कद, काले से रंग, लड़ने में तेज, लेकिन कोई लीडर शीडर है नहीं। और ये पुर्तगीज जो है ये इनके पास तो पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्होंने बड़े बड़े वीर, हाँ ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने जो है ना, इन्होंने क्या कर लिया है भाईजान? इन्होंने कर लिया है पुर्तगालियों के पास बड़े बड़े शिप्स है और इन्होंने सीख लिया है उन शिप्स के ऊपर गन्स को माउंट करना। अभी तक इंडिया में ये वाली बात इनके पास नहीं है। तो अब इन पुर्तगालियों ने शुरू क्या कर दिया? इन्होंने कहा अब इन्हें, पुर्तगाल इतना सा है छोटा सा, अब इन्हें पता है कि हम इन्हें जमीन पर नहीं हरा सकते। इन्होंने क्या कहा, लेकिन इन विचारों ने करनी तो ट्रेड, यहां पर क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। ये इन्होंने यहां से करते हुए, ईरान से होते हुए यहां पर अरेबियन पेनिनसुला में ट्रेड करनी। इन्होंने फिर इधर से तुर्की ट्रेड करनी है, फिर यूरोप में ट्रेड करनी है। इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें इंडियन ओशन में ट्रेड नहीं करने देंगे, करके देख लो भाई। तो उन्होंने करने की कोशिश की,
उनके जहाज लूट लेते, ये पायरेट्स बन गए। हमारे साथ ट्रेड ही करो, हमें यहां पर एरियाज दो, हमें यहां पर पोर्ट सिटीज दो। पुर्तगालियों ने सबसे पहले, हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आए जी? पुर्तगाली, ठीक है जी। और डच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है, ये डच ईस्ट इंडीज कंपनी है, ये जिसके गवर्नर है ये कौन है? डच ईस्ट इंडीज कंपनी। डच ईस्ट इंडीज कंपनी है। तो ये जो है ना, अब ये बात आपको समझ आ गई कि वो क्या वजह है कि जी, क्योंकि उनके पास नेवल सुपीरियरिटी है। अब हम यहां पर एक तरफ लिख लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ लिख लेते हैं, सॉरी पुर्तगीज, डच कह रहा हूं, पुर्तगीज, सॉरी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी। और ये पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब यहां पर जो है ना, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये यहाँ के लोगों को, और इन्होंने यहां पर हल्के 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 क्या ले लिए जी? पुर्तगालियों ने एरिया ले लिए, कोचिन ले लिया, कालीकट ले लिया, गोवा ले लिया, मद्रास ले लिया, हुगली ले लिया, ठीक है जी। इन्होंने काफी सारे एरियाज क्या कर लिए? ले लिए। मद्रास कहां पर है? मद्रास यहां पर है, ठीक है जी, कर्नाटक में, कार्नेटिक प्रोविंस है इस तरफ। इस कार्नेटिक प्रोविंस में क्या ले लिया? मद्रास ले लिया, ठीक है जी। इधर ऊपर बंगाल में हुगली, हुगली कोस्टल एरिया, यानी ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इन्होंने ले लिया। अब हम यहां पर जो है क्या करते हैं, तीन बना लेते हैं अपनी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो यूरोपियन थी, और उनके मुतालिक जो क्वेश्चन आए हैं, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं। सही, खाने की चीजें लेने आते थे क्या? उनके पास सारा कुछ होता था? नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, अभी कुछ नहीं, उनके पास अभी कुछ नहीं है। अभी वो इंडिया से जो है ना क्या लेकर जाएंगे? सिल्क लेकर जाएंगे। उनकी रॉयल फैमिली को सिल्क बड़ा पसंद है। अभी वो इंडिगो लेकर जाएंगे, इंडिगो कहते हैं नील को, है? नील को लेकर जाएंगे वो, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, और यानी इस तरह की जो चीजें हैं वो लेकर जाएंगे, ठीक है जी। यहां पर अभी यूरोप में डार्क एजेस है। अच्छा, पुर्तगीज, उसके बाद पुर्तगीज के बाद दूसरे नंबर पर यहां पर आया डच। डच कहते हैं नेदरलैंड को। आजकल नेदरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। और पहले इसका नाम क्या था नेदरलैंड का? हॉलैंड, ठीक है जी, हॉलैंड। तो अब उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके पास आखिर में फ्रेंच, ठीक है जी। अब पुर्तगीज जो है ये तो जो है 1498 में आ गए, ठीक है जी। और ये लोग 1602 में, ठीक है जी। और ब्रिटिशर्स जो है 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी established by John Watt and 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ, वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ जो है, इन्होंने क्या दिया 31 दिसंबर को? चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट ये है कि भाई आपके अलावा इंडिया में हमारी कोई दूसरी कंपनी जो है वो ट्रेड करने नहीं जाएगी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में, ठीक है जी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी जी? 1664 में। तो ये तीन कंपनियां हैं। अब ये तीनों कंपनियां जो है क्या करेंगी जी? आपस में क्या करेंगी? लड़ाई करेंगी, ठीक है जी। आपस में क्या करेंगी? अब
ये है हमारा इंडिया। ये चारों कंपनियां आपस में बड़ी। हाँ, अब कहने का मकसद है यहां पर जो है बॉम्बे, यहां पर गोवा, यहां पर कालीकट, यहां पर जो है वो केरला, ठीक है जी, यहां पर मद्रास, यहां पर जो है वो कार्नेटिक का प्रोविंस, यहां पर हुगली, ठीक है जी, ये सारे के सारे एरियाज, यानी इनका है कि यार हमें ना ये वाले एरियाज हमें दे दो, ये वाले, ताकि हम यहां से जो है वो ट्रेड कर सकें, ये वाले सारे एरिया। लेकिन अब इनको क्या होता है, इनको इस सारे मामले में, इस सारे प्रोसेस में मुश्किलात होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच की और ब्रिटिशर्स की एक राइवलरी चल रही है। इन दोनों ने तारीख में, अपने यूरोप की हिस्ट्री में 100 साल जंग लड़ी है, 1337 से लेकर 1453 तक, 100 ईयर वॉर। और उसके बाद जो है इनकी और भी बहुत छोटी मोटी वॉर जो है वो होती रही है। इनकी एक जो है नेचुरल राइवलरी है फ्रांस की और ब्रिटिश की। और नो डाउट डच का और ब्रिटिश का जो है इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा, ये कजन है सारे, ये सारे हैं एक दूसरे के कजन, ये सारे एक दूसरे के कजन है, मामे चाचे ताए के बेटे हैं, जो पूरे यूरोप के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं। ठीक है जी, कौन है जी? मामे चाचे ताए के बेटे हैं सारे। लेकिन कहने का मकसद है अपनी अपनी टेरिटरीज है, अपना अपना इन्फ्लुएंस इन्होंने बढ़ाना है, अपने अपने काम करने हैं। तो अब पुर्तगाली जो है वो उनके पास कुछ एरिया है, लेकिन ये जो है 1663 में कैथरीन ब्रोगेंजा जो थी, जो पुर्तगाल के जो किंग था, कैथरीन ब्रोगेंजा, उसकी शादी हो गई इंग्लैंड के किंग के साथ। तो उन्होंने ये जो बॉम्बे पोर्ट थी ये जहेज में दे दी 1664 में यूके को। अब दामाद के साथ खाक लड़ेंगे। पुर्तगालियों को तो मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए से क्या कर दिया गया, इस गेम से बाहर, रिश्तेदारी डालकर उनसे उनकी बेटी लेकर जहेज में बॉम्बे लेकर और उनको कर दिया गया फॉरवर्ड, आउट। उसके बाद आ गया हमारा डच। ठीक है जी, तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये डच, क्योंकि सबसे पहला बैंक 1609 में कहां पर बना है? नेदरलैंड में। ठीक है जी, इनका जो सिस्टम था, इन्होंने आकर शुरू में बहुत ज्यादा मामलात को अपने कंट्रोल में लिया और एरियाज को भी अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन ये भी जो है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि ब्रिटिशन को हरा सकें। तो इन्होंने, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के दरमियान मुआहिदा हो गया। डच ने ये कहा कि हम आपको इधर नहीं छेड़ेंगे, आप हमें साउथ ईस्ट एशिया में ना छेड़ना। हम जो है इंडोनेशिया किसके कंट्रोल में रहा? डच के कंट्रोल में रहा। मलेशिया जो है वो उनके कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स के ला। लेकिन जो ये 17,000 आइलैंड पर मुश्तमिल जो पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनिया तक, ये किनके कंट्रोल में रहा? डचीज के कंट्रोल में रहा। और इनको, इन दोनों के दरमियान डच को भी इन्होंने क्या कर दिया? फारिग कर दिया। डच को कैसे फारिग किया? अब मैं लिख देता हूं। ट्रीटी विद ब्रिटिश, नॉन इंटरफेरेंस with each other territory। ठीक है जी, और इधर क्या हुआ? कैथरीन मैरिड with किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ यूके, एंड बॉम्बे gave इन डॉरी, जहेज में दे दिया टू यूके। ये दोनों तो चले गए। अब जो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स हैं, इनकी तो पहले से राइवलरी है, और इन फ्रेंच को कार्नेटिक वॉर,
ये जो इंडिया का प्रोविंस था ये इस जगह पर मद्रास में, जहां पर क्या लड़ी जी, कार्नेटिक वॉर लड़ी 1746 से लेकर 1748 तक। उसके बाद 1756 से लेकर 1763 तक, और ये 7 ईयर वॉर भी आपने पढ़ चुके हैं, 7 ईयर वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ठीक है जी। तो जिसके नतीजे में क्या है, वो अमेरिका वाली जो वॉर है। तो 7 ईयर वॉर, यहां पर भी अब कार्नेटिक की सूरत में क्या हो रही है जी, वॉर हो रही है। और उसके बाद इवेंचुअली जो है इनको 1763 में हराकर फ्रेंच को भी क्या कर दिया, भगा। ठीक है जी। अब आपको यूरोपियन का एडवेंट देख लिया कि ये 4 मेन जो पावर हैं ये आई, और कैसे कैसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जो है टैकल किया, इनको कार्नेटिक वॉर के जरिए से, इनको भी नेवल पावर की सुपीरियरिटी दिखाकर, और बाद में एक एग्रीमेंट कर लिया और इनके साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, इसके साथ शादी का अलायंस, इसके साथ ट्रीटी, और उनको जंगों में हरा दिया। ठीक है जी। और अब अकेली क्या बन गई, बच गई हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब उसने सबसे पहले अपने लिए मैदान साफ किया कि मेरे साथ जो है वो कोई और लड़ने वाला ना बचे। ठीक है जी। मैं यानी सिर्फ और सिर्फ इधर की जो पॉलिटी है उसके साथ खेलूं। तो अब वो कैसे खेलेगा और क्या करेगा वो हम देखते हैं, इंटरनल में आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, कार्नेटिक वॉर। भाई को तो इंस्पायर कर दिया ना। हाँ, अभी पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया है जी, असल में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, ये फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये प्राइवेट कंट्रोल्ड है, ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। ठीक है जी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं, और अब हम मुगल का जो लेटर पीरियड है वो भी हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से ही आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि 1707 के बाद मुगल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो औरंगजेब ने 25 साल साउथ में गुजारे, उससे सेंटर वीक हुआ, और सेंटर में फिर जो है रेबिलियन पैदा हुआ, और उस रेबिलियन के जरिए उसको बाद वाले हुक्मरान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, और एक फ्यूडलिज्म जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में फैल गया। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब उसके बाद सबसे पहले 1608 में हॉकिंस केम टू जहांगीर कोर्ट। ठीक है जी। अब इसको बड़ी अच्छी थॉमस हॉकिंस को जो है ये बड़ी अच्छी फारसी आती थी, तो इसने जो है ना एंड एक्वायर परमिशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री। अब फैक्ट्री से आपने मुराद ये नहीं लेना कि यहां पर कोई चीजें प्रोड्यूस करने के लिए कोई फैक्ट्री बनाएंगे। फैक्ट्री से मुराद यही होता है कि एक 4 दीवारी डाल देंगे, 4 दीवारी डालकर उधर अपने अफसरों को रहने के लिए जगह शगह बना देंगे, बाकी इधर फैक्ट्री से ये मुराद नहीं होगा। अभी तो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, तो यहां पर उन्होंने क्या पैदा करना है। ठीक हो गया। तो फैक्ट्री से मुराद बस एक ऐसे कमरा सही है। ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है इंडिया की, वो यूरोपियंस को इतनी ज्यादा माफिक नहीं है। ठीक है जी। यहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, वेदर हो गया, डिफरेंट कंडीशन, तो वो एक एरिया लेकर वहां पर जो है फोर्टिफिकेशन करके और फोर्ट बनाकर जो है वो अपने आप को जो है ना कोई अपनी पसंद की चीजें वहां पर रख लेते हैं। उसके बाद 1615 में सर थॉमस
रो गेट कमर्शियल ट्रेड परमिशन फ्रॉम जहांगीर। कमर्शियल ट्रेड की परमिशन किससे ले ली जी? जहांगीर से ले ली उससे, ठीक है जी, 1615 में। उसके बाद क्या हुआ जी, अब ये सारा का सारा अरसा क्या हुआ, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके कि जी ये आपस में लड़ते रहे, कार्नेटिक वॉर लड़ते रहे, पुर्तगालियों के साथ जंगें लड़ी, डच के साथ जंगें लड़ी, छोटी मोटी, जो हमारे यहाँ पर नहीं है हमारे जिक्र करने वाली बिल्कुल भी। फिर उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ जी, इवेंचुअली इन्होंने ना इंडिया के 3 हिस्सों में, ये अगर मैं कहूं इंडिया, तो एक तो इन्होंने बॉम्बे पोर्ट स्टैब्लिश कर ली, ये यहां पर एक बॉम्बे पोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश कर ली। उसके बाद बॉम्बे के बाद यहां पर इन्होंने जो है, बॉम्बे के बाद इस तरफ एक मद्रास, उसके बाद यहां पर एक कलकत्ता, ठीक है जी। 3 इन्होंने पोर्ट्स जो है वो अपनी, और इनको इन्होंने क्या कह दिया, प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया। ठीक है जी। और इन्होंने अब ट्रेड की परमिशन ली। फिर उसके बाद हुआ ये 1713 में, अब हम थोड़ा सा इधर मुगल भी देख लेते हैं कि मुगल क्या हुआ जी, औरंगजेब के बाद 1707 के बाद उसका बेटा आया बहादुर शाह, ठीक है जी। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद 1713 में कौन आ गया, फर्रुख सियार। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये 22 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कंपनी है, 22 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कंपनी है, जिसको ये 22 डायरेक्टर मिलकर अपना एक क्या चुन लेते हैं, गवर्नर जनरल, ठीक है जी, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखता है, ठीक है जी। और ये इनका मकसद क्या है, एक कमर्शियल ट्रेड करना। ये जो प्रेसिडेंसी है बड़ा, उसमें नॉमिनी अलग-अलग है या एक ही बंदा है? तीनों के अलग-अलग गवर्नर है। इसका अलग गवर्नर है, इसका अलग गवर्नर है, और इसका अलग गवर्नर है। इन तीनों के अलग अलग गवर्नर है, ठीक है जी। फर्रुख सियार से ये ट्रेड परमिशन ले लेते हैं। उसके बाद होता ये है कि 1719 में मुगल थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में ये बड़ा ही एक रंगीला इंसान था, इसीलिए इसके नाम के ऊपर रंगीला लगा हुआ है। नशई, बहुत ज्यादा घटिया तरीन बंदा था, ठीक है जी। और 1739 में, अब ईरान याद होगा आपको, ईरान क्या है, ईरान में सफावीद डिनासिटी थी, सफावीद डिनासिटी थी 1536 से लेकर 1738 तक, ठीक है जी। और 1739 में नादिर शाह ने ईरान को एक अफसारीन डिनासिटी की, अफसारीन डिनासिटी, ये भी एक तुर्क नस्ल का बंदा है, अफसारीन डिनासिटी नादिर शाह ने इन्वेड कर दिया। ठीक है जी, यानी 1730 तक मुगल आर्मी का वो जो मनसबदारी का सिस्टम था, उसके अंदर इतनी सख्त थी कि वो डिफेंड कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ था, काबुल और कंधार हाथ से चले गए थे,
और काबुल और कंधार हाथ से जब गए तो नादिर शाह ने क्या कर दिया जी भाईजान, अटैक किया और मुगल आर्मी को तहतेक कर दिया। और वो जो है उसने इतना एक ब्रूटली इधर अटैक किया कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है जी। और इनकी आर्मी को मसल कर और नादिर शाह चला गया 1739 में। उसके बाद यानी मुगल, अभी ये लोग भी ये चीज देख रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया के बाकी रूलर्स भी ये चीज देख रहे हैं कि मुगल आर्मी इज नॉट इनविंसिबल नाउ, इट कैन बी डिफीटेड, अब इसको हराया जा सकता है। और ये किसने दिखाया इनको, नादिर शाह ने। अब नादिर शाह के बाद मोहम्मद शाह रंगीला को वो हुकूमत सौंप के वापस ही चला गया। उसके बाद 1754 में शाह आलम सानी, 1754 टू 1806, ठीक है जी। अब इस दौरान ब्रिटिशर्स का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी एक मिनट, मैं यहां ये जगह यूज करूं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपना इसका गवर्नर होता है, पहला गवर्नर आता है 1756 से लेकर रॉबर्ट क्लाइव। असल में ये रॉबर्ट क्लाइव ना ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क था, ठीक है जी, ये एक क्लर्क था। रोला ये हुआ कि 1756 में थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई है, सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई है, मैंने 1756 से 63 लिखवाया। तो अब मद्रास जो था ना, मद्रास था कंट्रोल में किसके, मद्रास था कंट्रोल में फ्रेंच के। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सरबराह था उस टाइम पर, वो फ्रेंच ने जो बीजापुर वाला जो इलाका था, जो हैदराबाद दक्कन अब बन चुका था, हैदराबाद के निजाम को और ये कार्नेटिक के निजाम को जो है ना, इन दोनों निजामों के ऊपर उन्होंने अपना एक नॉमिनी सेलेक्ट किया हुआ था। असल में हैदराबाद का नवाब और कार्नेटिक प्रोविंस का नवाब दोनों मर गए, अब इन दोनों को करना है रिप्लेस। अब कार्नेटिक के अंदर मुजफ्फर शाह, ठीक है जी, और जो है हैदराबाद में चांद शाह था, कुछ इस तरह का नाम था। ये थे फ्रेंच के नॉमिनी, और ब्रिटिश के नॉमिनी थे मुजफ्फर जंग और कुछ और, एक और बंदा। तो दो दो नॉमिनी थे, वो चाहते थे कि वो इन दोनों के बने, और इस बात के ऊपर क्या हो गई जी, लड़ाई हो गई इनकी। अब इस लड़ाई के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को मशवरा दिया कि आप जो है ना, वो जो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद का, आप इसके ऊपर अटैक कर दें। तो इससे क्या होगा, ये जो मद्रास की इन्होंने सीज करके रखी हुई है ना, क्योंकि मद्रास को फॉर टाइम बीइंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्ट कर लिया था, और उसने क्या की हुई है, सीज की हुई है पूरी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना इसके कैपिटल पर अटैक करते हैं, तो वो अपनी फौजें इधर से कैपिटल की तरफ लेकर जाएगा, तो हम पीछे से अटैक कर देंगे, हम उस सीज को कंट्रोल करके रखेंगे, उसके फौजी सारे के सारे वहां पर होंगे, तो आप इधर से क्या कर देना, हमला कर देना। हाँ, तो इसी तरीके से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर उससे कहा उसके कंपनी गवर्नर ने कि तू ये जो मशवरा दे रहा है आकर इस पर अमल कर दे। तो 1756 को उसको क्या, रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया जी, गवर्नर। तो उसने वो करके दिखा दिया। फिर उसके बाद अब बंगाल जो है ना, सबसे पावरफुल जो सूबा है, जो माल के एतबार से सबसे पावरफुल कौन सा सूबा है, बंगाल। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा माल है। और अब बंगाल का जो वो है निजाम, बंगाल के अंदर नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला जो है, अब बंगाल में दो जगह हैं, एक है फोर्ट विलियम, बस आप फोर्ट विलियम देख लो। अब इसके ऊपर नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। तो अब 1757 में 1757 में
बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ये जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, उन्होंने कहा कि हमने बंगाल के अंदर टेरिटरी लेनी है। अब इसने 200 फौजी इसके यूरोपियन थे, बाकी 700 फौजी इसके इंडियन थे। 1000 फौजियों से इसने बंगाल की 50,000 फौज से मुकाबला करने का सोच लिया। लेकिन इसने किया क्या कि इसने इधर का जो वो था एक कमांडर मीर जाफर, ठीक है जी, ट्रेटर, इसको अपने साथ मिला लिया और इसे लालच दिया कि हम जब जीत जाएंगे ये जंग, तो अगर तू हमारा साथ देगा तो हम क्या करेंगे जी, हम तुझे जो है ना नवाब बना देंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में क्या हुआ जी, वही हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस डॉला, ठीक है जी। अब इसने गद्दारी की, सिर्फ और सिर्फ 2 कमांडर आगे लड़ने गए, 2 कमांडरों ने लड़े नहीं, तो नवाब सिराजुद्दौला को इसने भड़काया कि आप तो हार जाओगे, आपको मार देंगे, ये वो भाग गया। तो फिर इसी के जो मीर जाफर का जो वो बेटा था, उसने नवाब सिराजुद्दौला को बिहार के मकाम पर कत्ल कर दिया, ठीक है जी, नवाब से। और फिर 1757 में क्या हुआ जी, मीर जाफर became puppet नवाब ऑफ बंगाल। अब पपेट नवाब बन गया है बंगाल का कौन जी, पपेट कौन बन गया है जी, मीर जाफर बन गया है। कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल तो सारा का सारा रॉबर्ट क्लाइव। और अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये जो गवर्नर है, ये गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है जी, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी जो पावर है वो यही है, फोर्ट विलियम। और इसका जो गवर्नर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है। बस इतनी सी बात अभी समझे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मीर जाफर को बना दिया अपना पपेट नवाब ऑफ बंगाल। अब बंगाल की जो टेरिटरी है वो किसने कब्जे में ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इसका जो 1760 से लेकर 1765 तक दूसरा आता है वेनिस्ट्राड, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। दूसरा कौन सा आ गया, वेनिस्ट्राड। और इस वेनिस्ट्राड ने, ठीक है जी, इस वेनिस्ट्राड ने क्या किया जी, अब बंगाल के अंदर 1763 में मीर जाफर ने उनको पैसे दे, इन्होंने 15 लाख रुपया लिया मीर जाफर से, और फिर इससे बहुत सारे तोहफे लेते रहते थे, बहुत कुछ करते रहते थे, इसको जिच किया हुआ था। और इसने जब थोड़ी बहुत हैंकी फैंकी की तो इसे हटा दिया। और 1763 में कौन आ गया, 1763 में बंगाल का कौन आ गया, मीर कासिम। मीर कासिम कौन है जी, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, मीर जाफर का दामाद जो है उसको क्या बना दिया, नवाब ऑफ बंगाल। अब आप इतनी एक बात लिखो, अब हम 2 से 3 पार्टियों को और लेकर आएंगे इधर। हम पहले 4 पार्टियों को लेकर आए, पुर्तगीज को, डच को, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उन चारों को आपस में लड़वाया, लड़वाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को निकलवा लिया विक्टोरियस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली रह गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसने बंगाल की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया है नॉमिनल तौर पर, यानी अभी बंगाल में नवाब तो उन्हीं वो ही बैठा है, लेकिन पावर नहीं है उसके पास, पपेट है वो। अच्छा, अब यहां पर लेकिन आप 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आएगा।
और 1767 से 1769 तक वेलस्टार्ट आएगा, और 1769 से 1772 तक कौन आएगा जी? कार्टराइट। अब इसकी तस्वीर बनाए। और बंगाल में है ना, ये सारे के सारे गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम हैं बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये जो 22 डायरेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड है ये हेड आए हैं जी, 5 हेड आए हैं टोटल। अच्छा, अब जी हमारे पास मैं 2 पार्टीज और लेकर आऊंगा यहां पर। एक पार्टी लेकर आऊंगा मैसूर की पार्टी, और दूसरी पार्टी मैं लेकर आऊंगा जो है मराठों की पार्टी। ठीक है जी, 2 पार्टियां और आएंगी। पहले हम ये बंगाल को, और एक लेकर आएंगे हम मुगल। ठीक है जी, और एक लेकर आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी इनके अलग अलग नहीं है गवर्नर बाकी में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अभी आप आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। अभी हम देख लेंगे, सारा कुछ समझ आ जाएगा, बाकियों का भी समझ आ जाएगा, इसका भी समझ आ जाएगा। अब हमने इतनी सी बात समझ ली। अब हमने कुछ प्लेयर इंट्रोड्यूस कराने हैं। एक हमने कराना है मैसूर, एक कराना है मराठा, एक मराठा, एक मुगल। ठीक है जी, और एक जो है मराठा, मुगल और एक बंगाल। ठीक है जी, अब ये जो मैसूर है, मैसूर ये इस जगह पर करके मैसूर की स्टेट है। ठीक है जी, और इसके पास अच्छी खासी कोस्ट लाइन है। ठीक है जी, ये मैसूर की जो स्टेट है, इसके बारे में आप लिख लें जी। 1761 में इस्टेब्लिश्ड बाय हैदर अली। ठीक है जी, इसे इस्टेब्लिश किसने किया जी? हैदर अली ने। और ये मैसूर है, ये ऊपर वाली जो यहां तक ये मराठा है। ठीक है जी, और इनके इस तरफ यहां पर करके हैदराबाद है। ठीक है जी, अब ये आपने चीज, और इस सब के इस तरफ बंगाल है। ठीक है जी, यहां पर बंगाल है, ये आपने याद रखना। अब हैदर अली होगी, और मराठा का जो है शिवाजी, शिवाजी है, और बालाजी बाजीराव। और ईयर इसका है 1775। ठीक है जी, 1775। और मुगल का शाह आलम सानी, और बंगाल में मीर कासिम। और यहां पर अब एक और प्लेयर, नवाब ऑफ ऑल, नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है जी, और इन दोनों के दरमियान में ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम 1 बाय 1 करके इनकी देखते जाएंगे। 1761 में एस्टेब्लिश की। अब ये जो है ना, फ्रेंच के रेमिनेंट्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रेमिनेंट्स कुछ बाकी हैं, और वो इनको हेल्प कर रहे हैं। और हैदर अली ने एक फैक्ट्री लगा ली है, असला वो इधर खुद बनाता है। ठीक है जी, अब उसने जो है अपना जो है मामला बड़े, और उसने टेरिटरी जो है बहुत सारी गेन कर ली है। ठीक है जी, और वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बनकर उभर रहा है, जिस चीज का ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा जो है वो परेशानी है।
और वो इसकी पावर को कम करना चाहते हैं। और इस गर्ज से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769 तक। अब इसमें ये मैसूर जो है, इस मैसूर के ऊपर क्या है, बॉम्बे। ये जो बॉम्बे की पोर्ट का गवर्नर है ये लड़ता है इसके साथ, ठीक है जी। और ये क्या होता है, जो बॉम्बे सी पार्ट वाला बॉम्बे पोर्ट वाला गवर्नर है ये लड़ेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ शिकस्त। अब उसके बाद क्या होता है जी, 1782 दिसंबर में हैदर अली डाइड। हैदर अली डाइड और 1780 से लेकर 1784 तक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। और इसमें 1782 में टीपू सुल्तान जो है थ्रोन पे बैठ जाता है, थ्रोन पे बैठ जाता है, थ्रोन। उसके बाद अपने लेगेसी को कैरी करता है। और ये भी लड़ाई कौन लड़ रहा है, बॉम्बे वाली सी पोर्ट, और हल्का फुल्का मद्रास वाला भी इसकी हेल्प कर रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब क्या होता है जी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में 5 आगे गवर्नर जनरल। हम उसका लेजिस्लेटिव पार्ट बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक में करेंगे, मैं अभी लेजिस्लेशन को नहीं छेड़ूंगा। पहले मैंने कहा गवर्नर जनरल वैसे ऑफ बंगाल, सॉरी फोर्ट विलियम मैंने लिखवा दिया, उसको काट दो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन से 5 जो लिखवाए हैं उनका क्या नाम है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनका क्या नाम है, जो 5 लिखवाए हैं कौन कौन से, रॉबर्ट क्लाइव 1756 से 1760, वेनी स्टार्ट 1760 से 1765, 1765 से 67 रॉबर्ट क्लाइव, 1767 से 69 वेल स्टार्ट, और 1769 से लेकर 72 तक जो है कॉटराइट, जॉन कॉटराइट, ये जो है ये बंगाल में। अब आएंगे फोर्ट विलियम के गवर्नर। हल्का सा लेजिस्लेशन का हवाला दूंगा बस, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। रेगुलेशन एक्ट 1772, ठीक है जी। रेगुलेशन एक्ट आया 1772 में। एक एक्ट था, वारन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम के वारन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बना है, वारन हेस्टिंग। और इसने जो है, इन्होंने पहली के बाद हुई, पहली जो ये जंग हुई ना, इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी ये, बहुत ही जो है लो ग्राउंड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी हारी। और 1784 में वारन, जब 1784 में ऑलमोस्ट 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। कौन से वाली, बॉम्बे वाली, बॉम्बे वाली और मद्रास वाली। अब वारन हेस्टिंग ने और इन्होंने एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ बेंगलुरु 1784 में, लेकिन उसको ट्रीटी ऑफ बेंगलुरु को वारन हेस्टिंग ने मानने से इनकार कर दिया। और वारन हेस्टिंग आया और वारन हेस्टिंग ने टीपू सुल्तान के साथ 1784 में निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठों को अपने साथ मिलाकर इसको हरा दिया 1784 में, वारन हेस्टिंग। अब आपने एक चीज यहां पर पॉइंट नोट कर लो, जब भी गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम का आएगा ना, वो किससे लड़ेगा, वो हरा देगा। ये जो दोनों गवर्नर होंगे ये हार जाएंगे। क्यों, बंगाल में पैसा है। और बंगाल के, अब यहां पर जब हम मुगल वाला पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात है, रोला क्या है, कैसे। अब जी उसके बाद पहले हम ये मैसूर वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लें, समझ जा दूंगा मैं सारा। 1782 में हुआ, उसके बाद 1790 से 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है जी। और
लॉर्ड यहां पर आ गया 1784, 1772 से लेकर 1784 तक। उसके बाद 1784 से 1785 सॉरी 1785 से 1786 तक मैकफरसन, ये एक्टिंग था। और 1786 से 1793 तक जो है कौन आया जी? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्न। अभी लेजिस्लेशन नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, कॉर्नवालिस। तो ये कॉर्नवालिस जो है इसके साथ लड़ रहा है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसकी हो रही है? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के। तो टीपू सुल्तान लूज, क्योंकि कौन आ गया? फोर्ट विलियम वाला आ गया लड़ने। टीपू सुल्तान लॉस्ट। और क्या होता है इसमें? इसके बेटों को जो है ना ये अगवा कर लेते हैं, और बेटों को छुड़वाने के लिए ये बहुत सारी टेरिटरी जो है वो लॉस कर जाता है। और ये सब कुछ किस ट्रीटी में होता है? वो ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1792 में ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगनापट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगनापट्टनम। और फिर क्या होता है यहां पर 1793 से 1793 से लेकर 1799 तक जॉन शोर, ठीक है जी। उसके बाद 1799 से 1805 तक लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले जो है, फिर फोर्थ और लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है अप्रैल से मई तक 1799, ठीक है जी। अप्रैल टू मई 4 मई, ठीक है जी। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान किल्ड, टीपू सुल्तान मारा जाता है। और मैसूर स्टेट के क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ हिस्सा मराठों को दिया जाता है क्योंकि मराठे हेल्प करते हैं। कुछ हिस्सा निजाम ऑफ हैदराबाद को दिया जाता है क्योंकि निजाम ऑफ हैदराबाद भी क्या करता है जी? हेल्प करता है। और कुछ हिस्सा जो है ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और अब मैसूर के पास, पहले मैंने दिखाया मैसूर के पास ये सारी कोस्ट लाइन थी, अब मैसूर के पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है। और एरिया भी कितना सा बच गया? इतना सा। कोस्ट लाइन खत्म हो गई और सारा का सारा एरिया भी चला गया। हल्का सा एरिया के ऊपर पपेट रूलर अपनी मर्जी के बिठाए हुए। डन हो गया। अब जी, और ये मैसूर का मामला सॉल्व। अब इनकी होती है एक कॉन्फेडरेसी। मराठे जो हैं, अगर मैं मराठों का थोड़ा सा मैं एरिया आपको स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं तो एट इट्स पीक इन 1759 लक्ष्मी बालाजी बाजीराव इन इट्स पीक 1799 में, इसकी पीक दिखाऊंगा। पूरा दिल्ली, पूरा सारा कुछ, ठीक है जी। हर एरिया 1759 तक इन्होंने क्या देख ली जी? अपनी लक्ष्मी बालाजी बाजीराव ने अपनी पीक देख ली। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि 1759 में, 1761 में ये बालाजी बाजीराव मर जाता है। थर्ड पानीपत वॉर, थर्ड पानीपत वार होती है। मरहट्टा, वसा, अहमद शाह दुरानी, दुरानी डायनासिटी का अहमद शाह, जिसने 1758 में अफगानिस्तान में, अगर मैं दुरानी एम्पायर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाऊंगा आपको, ये पूरा का पूरा
दुरानी एम्पायर का क्या है, हिस्सा है ये पूरा का पूरा। इसमें हल्का सा अफगान की टेरिटरी, ईरान की टेरिटरी जुड़ा है। ये था किसका जी, अहमद शाह दुरानी की टेरिटरी, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा अफगानिस्तान, थोड़ा सा ईरान। ये जो अहमद शाह दुरानी है ये कहां पर आता है, इंडिया की टेरिटरी पर आता है। और इसको शाह वलीउल्लाह लेटर लिखते हैं, शाह वलीउल्लाह लेटर लिखते हैं। और ये शाह वलीउल्लाह के लेटर के जवाब में मराठों की जो पावर होती है, जो मैंने आपको अभी दिखाई कि मराठों की पावर पूरे के पूरे इंडिया के नॉर्थ तक, दिल्ली तक, दिल्ली में भी उनका पपेट रूलर बैठा है। और अब यहां पर मैं मुगल की भी हल्की सी बात लिखूंगा, मुगल हमारा खत्म हो गया और चलो अच्छा, मुगल की मैं हल्की सी बात लिखता हूं, कहां पर, यहीं पर लिख देता हूं मुगल के नीचे। शाह आलम सानी अपने वजीर से डर के, जिस वजीर को मराठों की सपोर्ट हासिल है, नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला के पास गया हुआ है। शाह आलम सानी, बात लिख लो, ठीक है जी। शाह आलम सानी अपने वजीर से डर के नवाब ऑफ औध के पास गया हुआ है 1759 में। क्या करने जी, अपने वजीर से डर के, और दिल्ली छोड़कर गया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब पहले मराठे कंप्लीट करें। अब मराठों की पावर को अहमद शाह दुरानी वॉन, पावर खत्म हो गई, मराठों की पावर खत्म हो गई। और मराठों को थोड़ी बहुत ही फिर यहां पर अंग्रेजों से पावर मिली, जो एरिया हल्का फुल्का मिला। और ये कंस्ट्रेंट होके रह गए, इनके पास कोस्टल एरिया तो था लेकिन ये बात कितना सा है, ठीक है जी। अब वो जो उनका नॉर्थ का कंट्रोल था वो खत्म हो गया, ठीक है जी। नॉर्थ का कंट्रोल जो था मराठों का खत्म हो गया। मतलब मसूर तक आ गए। हाँ, मैसूर के थोड़ा बस कोस्टल एरिया है इनके पास, ठीक है जी। अब मराठा जो है, इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है 1775 से 1782, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। वापस चला जाता है अहमद शाह, लड़ लुड़ के अहमद शाह दुरानी क्या करता है, अहमद शाह दुरानी करता है, आता है शाह वलीउल्लाह के कहने के ऊपर, और अपना एक बंदा दिल्ली में बिठा जाता है पपेट रूलर के तौर पर, और शाह आलम सानी को पैगाम भिजवा देता है कि भाईजान हुकूमत आपकी ही है। बस अब सोच लो कितनी एक हुकूमत उसकी होगी, ठीक है जी। उससे पूछे बगैर उसकी हुकूमत पे बंदा बिठा गया, बस उसको लेटर लिख दिया और मैं इधर से जा रहा हूं। और उसने इधर कोई टेरिटोरियल गेन नहीं किया, उसने यहाँ पर कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं चलाई, ठीक है जी। ना ही उसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसने लड़ी है जी, बॉम्बे वालों ने। तो ये हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट। दोबारा से कोई सीन शुरू हो। ठीक है क्या। अब उसके बाद 1805 से 1807 में क्या होती है जी, सेकंड एंग्लो मराठा वार। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन, अब कौन लड़ता है, ये लड़ते हैं, ठीक है जी। ये वेल्व ठीक हो गया जी। अब मैं मुगल वाला और बंगाल वाला और औध वाला तीनों इस जगह पर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मुगल रूलर शाह आलम सानी, मुगल रूलर शाह आलम सानी जो है वो किधर है जी, औध में। और नवाब ऑफ औध वो भी किधर है जी, इधर है, शुजाउद्दौला। और मीर कासिम जो है वो बंगाल में। और मीर कासिम थक चुका है गिफ्ट दे दे के, तावान दे दे के, और वो अब बगावत के मूड में है। तो 1764 में बक्सर वॉर होती है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर बैटल 1764 में किस किस के दरमियान, नवाब ऑफ औध प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम सानी।
शाह आलम सेकंड, ये तीनों मिलके वसा ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या होता है, मीर कासिम किल्ड, इसको मार दिया जाता है, ठीक है जी। नवाब ऑफ औध के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में पढ़ेंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कौन सा बचा, शाह आलम थानी, इसके साथ करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में, ठीक है जी। और अब इनको मैं खत्म कर दूं, 1817 से 1818 में थर्ड एंग्लो मरहटा वार, ईस्ट इंडिया वॉन टोटल कंट्रोल। अब मराठों की पूरी पावर खत्म, जीरो, ठीक है जी, यहीं पर ही खत्म हो गई थी। बस ये तो एक हल्की सी ऐसे मजीद उनकी जो हल्की फुल्की बातें थी उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, अब उनकी मजीद बातों को भी खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, किसके साथ, शाह आलम। अब ये क्या क्या है, अब बैटल ऑफ बगदर में इन तीनों को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी। और जब इसने हराया तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट ले लिए बंगाल के। अच्छा, दीवानी राइट क्या होते हैं, इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी ले ली बंगाल की। और सिविल मामला कौन से होते हैं, सिविल मामला के कोई चोरी चकारी है, कोई रोड शोड बनाना है कुछ, इनको कहते हैं सिविल मामला। और फौजदारी मामला कौन से होते हैं, जो ये आपके जो है क्रिमिनल मामला होते हैं, ये फौजदारी मामला होते हैं, कोई मर गया, कोई ये हो गया वो हो गया, इस तरह का, ठीक है जी। तो दीवानी के पूरे इकोनॉमिक राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं बंगाल की हद तक। ठीक है जी, अब यहां तक हो गया हमारा और ये काफी हो गया, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछो, ये तस्वीर बना के। ट्रीटी में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या साइन किया? हाँ, ये वो मैंने बता दिया ना, फ्रेंच से हेल्प तो ली थी। ये काफी मार गया, काफी मार गया। उसके बाद सब्सिडी अलायंस के लिए कोई सवाल है, अच्छा। ये अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट ले लिया मीर कासिम को, और बंगाल का टोटल कंट्रोल अब ले लिया। अब ये मजीद पावरफुल हो जाएंगे। और 1805 में जब मराठों को ये हरा देते हैं ना, फिर उसके बाद ये दिल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं। 1805 में दिल्ली भी कैप्चर हो गया। और अब ये पूरी देखो, ये इनका ये है तरीका वारदात। अब यानी मराठों को पहले इस्तेमाल किया इनके खिलाफ, फिर इनको हराकर मराठों को हरा दिया, फिर नवाब ऑफ बंगाल को पहले इस्तेमाल किया एक को, फिर दूसरे को, फिर उसको हरा दिया। नवाब ऑफ औध के साथ भी इसी तरीके से, ठीक है जी, सबके साथ ये सारे मामला इस तरीके से। ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है? ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या? सब्सिडरी अलायंस बताता हूं। नहीं नहीं, फ्रांसिस वेटिकन सिटी के पास कोई पावर नहीं है, जीरो पावर, कोई पावर नहीं है।
अच्छा, ये सब्सिडियरी अलायंस होता है। सब्सिडियरी अलायंस ये होता है कि अब ब्रिटिशर्स का क्या होता था कि ये जब अगले बंदे को पूरी वही अकबर वाली पॉलिसी, क्या अकबर वाली पॉलिसी, अकबर भी क्या करता था, कहता था कि मेरे से लड़ने का दिल करता है तो आ जाओ मैदान में लड़ लो, मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें हराऊंगा और बाद में तुम्ही को तुम्हारी स्टेट में बिठाऊंगा, लेकिन मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बिल्कुल सेम वही पॉलिसी, तुम्हारे साथ लड़ूंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, लड़कर तुम्हें हराऊंगी, हराकर तुम्हारे एरिया का कंट्रोल तुम्हारे जरिए से ही चलवाऊंगी, लेकिन एक बेटर वे में और एक बड़े जबरदस्त तरीके से। तो ये ऐसा हम देखते जाएंगे कि कैसे पूरे इंडिया का एक सेंट्रल पावर बन जाएंगे। और 1757 के पीरियड के बाद को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का पीरियड, क्योंकि वो कहते हैं कि भी हमने आपको मॉडर्नाइजेशन दी है, कि ब्रिटिश ही वो वाहिद फोर्स है जिसने म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक आपको एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे कर दिया था, एक सेंट्रल पावर दे दी थी आपको। दीवानी राइट्स होते हैं इकोनॉमिक राइट्स, इकोनॉमी से मुतल्लिक कोई भी चीज कि यानी कहने का मकसद टैक्स कलेक्शन, लोगों से जमीन खरीदना, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी रखती थी और आर्मी को फीड करने के लिए अभी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, तो अभी कहने का मकसद, और इंडिया में क्या है सबसे बड़ी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, लैंड, तो लैंड एक्वायर करेंगे लोकल फार्मर के जरिए से, उसके ऊपर फसल उगाएंगे और उस फसल के जरिए से अपनी आर्मी को फीड करेंगे। इस तरीके से एक आर्मी मैनेज करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टैंडिंग आर्मी, जो कि यहीं के लोकल लोग होंगे लेकिन उनको बेटरली मैनेज करेगी, बेहतर इक्विपमेंट देगी और उनको लड़वाएगी फिर इधर के लोकल लीडर्स से, और फिर इस तरीके से एक सेंट्रल पावर जो है वो बनकर उभरेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, ये हमने बंगाल देख लिया, नवाब ऑफ औध देख लिया, मुगल देख लिए, मराठे देख लिए, मैसूर देख लिए। इंशाल्लाह कल हम पंजाब, कल तो छुट्टी है, परसों हम पंजाब देख लेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद पंजाब में कैसे ये करेगी और पंजाब में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर ये आपको पता चलेगा। तो फिर किस तरीके से इसने पूरी टेरिटोरियल गेन किए हैं, जंगें लड़ी हैं, डिफरेंट किए हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाई है। फिर जब इसके आप लॉ देख लोगे, लॉ में आपको पढ़ाऊंगा जब इनके चार्टर एक्ट क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है, उसके बाद जो है वॉइसराय क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर इंशाल्लाह। ठीक है, टेंशन लेंगे। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। ये सब्सिडरी सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली होता है, मतलब ना हमें छोड़ो ना हमको छोड़ो, हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें वो दाखिल कर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान वाला क्वेश्चन। हाँ, पाकिस्तान का यार टोटल बॉर्डर 2900 है। वकास भाई वाला डॉक्यूमेंट आप फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो दैट, वो एग्जैक्ट है। ठीक है जी, 523 चाइना के साथ। ठीक है जी, और जो है असल में ये जो अब हम आगे जब बाउंड्री कमीशन पढ़ाऊंगा ना आपको सारा समझ आ जाएगा, बाउंड्री कमीशन जब पढ़ाऊंगा ना सबको समझ आ जाएगा कि यार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ। ठीक है जी, और कश्मीर डिस्प्यूट जब पढ़ लोगे सब कुछ समझ आ जाएगा आपको कि यार ये क्या क्या मामले हैं, क्यों इतने मामले कॉम्प्लेक्स हैं। जब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा यार ये वजह है। इसमें वर्किंग बाउंड्री है जिसकी 193 किलोमीटर लेंथ है, जो सियालकोट से ऊपर है, सियालकोट जो है ना वो उससे ऊपर। इंशाल्लाह ये सब कुछ समझ आ जाएगा, बेफिक्र है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज।